नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में और भी बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज जो कि जिनका एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आई होप आप लोग तैयार हो इनको आंसर करने के लिए। इन सेशंस का सबसे बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक पेपर पेन लो और जो भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो उनको आंसर करने की कोशिश करिए अपने तरफ से, वीडियो को पॉज करके एंड देन चेक करो। राइट ये पिछले सेशन में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है हमारे बुक में बहुत ही क्लियरली कि सेक्शन 45Z(b) जो है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में आरबीआई के 3 मेंबर्स और गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। तो इस कमिटी के द्वारा जो पॉलिसी रेट्स है हमारे, स्पेसिफिकली रेपो रेट को फिक्स किया जाता है और इससे इससे होता ये है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसे टारगेट किया जाता है कि विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। क्या रेंज है अभी की? 2 to 6% जो इन्फ्लेशन है उसकी रेंज है, इसमें रहे। और साथ में हमारा जो ग्रोथ है उसको भी हम टारगेट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो आरबीआई एक्ट में दिए हुए हैं। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 45Z(b). याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई होप आप लोग तैयार हो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, एसएनए सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे फॉलो करने से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन लिया गया था, ताकि दुनिया में जितने भी देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके बीच में जो अकाउंटिंग हो रही है अलग अलग तरीके की, उसमें एक समन्वय हो। राइट, ताकि जो डेटा है वो एक दूसरे के पास जाने पर वो समझ सके। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रीज यूज द एसएनए डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइज्ड है यूएसए की। फॉर एग्जांपल डॉलर पूरे दुनिया में यूज़ होता है। इसी तरीके से जो ये स्टैंडर्ड के हम बात कर रहे हैं तो क्या यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑल यूएन मेंबर नेशंस आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर एंड रिपोर्ट देयर नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इन अकॉर्डेंस विद 2008 एसएनए। ठीक है, तो 2008 में क्या लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड इंटरनेशनली वो रिलीज किए गए थे। क्या उनके बेसिस पर सारे यूएन मेंबर्स को, यूएन मेंबर नेशंस को कहा गया कि आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करना है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। ऑल्दो काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सेट करता है बट वो एक इंटरनेशनल बॉडी नहीं है जिसकी बात हर एक कंट्री माने। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट किए गए हैं। सारे कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इन स्टैंडर्ड्स को सेट किया है। एंड यस, सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर्स को 2008 का जो एसएनए 2008 में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो रिलीज किए गए थे, उन्हें फॉलो करना होगा। राइट, सो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा खाली सही है। तो इस के साथ हमारा सही जवाब हो जाता है बी। आई होप आपने बी आंसर किया है और अगर बी आंसर किया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ started using the workforce estimates from the National Sample Survey Organizations quinquennial employment and unemployment surveys। ठीक है, तो सीएसओ के द्वारा ये जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं उन वो जारी किए जाते हैं और उन्हें जारी करने से रिलेटेड और जो स्टैंडर्ड है उसमें जो डेटा यूज़ होता है वो एक्चुअली सीएसओ जो हमारे सेंसस में जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के आप ले लो या फिर जो जिस तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब सेंसस के बेसिस पर किया जाता था और हर 10 साल में इसे अपडेट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो 10 साल में अपडेट किया जा रहा है वो थोड़ा सा डीले हो रहा है ये कहा जा रहा था और इसके वजह से सीएसओ ने एक ईयर में
एक फाइनेंशियल ईयर में ये डिसीजन लिया कि अब हम सेंसस के बेसिस पर नहीं, एक और दूसरे जगह से ये डेटा लेंगे। तो एनएसएसओ का जो सीएसओ और एनएसएसओ पहले अलग थे, और एनएसएसओ का क्विनक्वेनियल यानी कि हर 5 साल में डेटा एनएसएसओ बना रहा था, तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए, सो एज टू कम अप विद दिस डेटा। ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिया गया था कौन से ईयर में लिया गया था, 1961 62 है एक्चुअली ये, and 1993, 94, 2007, 8, 2017, 18। तो द करेक्ट आंसर हियर इज 1993, 94 में ये डिसीजन लिया गया कि अब हम सेंसस नहीं, अब हम एनएसएसओ का जो 5 इयर्स में एक बार आता है उसको हम यूज़ करेंगे, और हर 5 साल में हमारा भी डेटा इस तरीके से अपडेट होगा। पहले होता यह था कि हर 10 साल में अपडेट होता था, तो दैट इज नॉट करेक्ट। इस वजह से बी यहाँ पर सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और द मेथड्स ऑफ जीडीपी एस्टिमेशन। तो जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए एक सिंपल सा मॉडल जो है बताया गया है, और ये कहा गया कि जो भी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम एक फ्लो के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। फ्लो क्या होता है, अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, और ये एक्सपेंडिचर कहाँ से आ रहा है, जब आपकी इनकम आ रही है तभी आप एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो। ओके, और साथ में ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये इससे जो प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, राइट। तो ये एक तरीके से एक फ्लो माना जाता है। इसकी डिटेल जो है वो हमारे बुक में भी दी हुई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीडीपी एस्टिमेट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड। तो जो भी चीज़ें इनकम में आ रही है वो एक्सपेंडिचर में जा रही हैं, और एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, अगेन जो प्रोडक्शन है वो एक तरीके से रेनफोर्स हो रहा है। अभी प्रोडक्शन से क्या होगा, अगेन इनकम आएगा, इजंट इट, प्रोड्यूस होगा और फिर उसे बेचा जाएगा तो इनकम आएगा, राइट। तो ये पूरा एक लूप में चलता है। तो जितना लेट से 100 रुपीज़ इनकम हुआ, तो वही एक सिंपल इकोनॉमी में ये इमेजिन किया जाता है कि हाँ 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हुआ, और 100 रुपीज़ का जो प्रोडक्शन हुआ तो उसी से 100 रुपीज़ का इनकम हुआ, 100 रुपीज़ के वैल्यू का प्रोडक्शन, राइट। तो आप तीनों ही मेथड से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंट कंपोनेंट्स है इनकम मेथड के, जिसके बेसिस पर जीडीपी, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इजंट इट। तो इसे कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पूरे गुड्स एंड सर्विसेज जो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू को हम विद इन गिवन टाइम पीरियड कहते हैं जीडीपी। ओके, तीनों ही मेथड से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो डी शुड बी द राइट आंसर हियर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, बट एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअली है क्या, यहाँ पर जो भी अलग अलग हमारे एंटिटीज़ हैं, मेनली एजेंसीज हैं ऑफ द इकोनॉमी, एक्टर्स हम कह सकते हैं एक तरीके से, वो जिस तरीके से एक्सपेंडिचर करते हैं अलग अलग चीज़ों में, अगर आप हाउस होल्ड्स इंडिविजुअल्स को ले लो, वो कंजम्पशन करते हैं। आप कुछ भी खरीद रहे हो, दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग दैट थिंग। अब गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट का हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। इसी तरीके से प्राइवेट एंटिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो प्राइवेट एंटिटीज़ आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट जाता है। और फाइनली हमारे जो हैं बाकी कंट्रीज से भी लिंक्स होंगे। तो हम इंडिया में ही नहीं, बाहर भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और बाहर के कंट्रीज इंडिया पर खर्च कर रहे हैं ताकि वो जो इंडिया से एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें खरीद सके। तो एक्सपोर्ट्स जो है ये एक्चुअली इंडिया के जीडीपी में ऐड होता है, और इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के जीडीपी से माइनस हो जाता है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एसेंशियली। ओके, तो यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स है एक्सपेंडिचर मेथड के जीडीपी एस्टिमेशन के। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये जो पार्ट है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू माइन। ठीक है, न्यू माइन अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये क्या इंक्लूडेड है इन्वेस्टमेंट में, जी हाँ।
आप न्यू माइन कंस्ट्रक्ट करोगे और वो आगे जाकर प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, राइट। इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक्चुअली होते क्या, अगर आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लेट्स से इन्वेस्ट कहाँ किया है, एफडी में किया है, लेट्स से आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो ये एक तरीके से आपकी सेविंग हो गई, ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, राइट। प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, ऑल्दो कर सकता है, बट ये एक तरीके से सेविंग हो गई, तो इससे हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है एक्सपेंडिचर, उस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम कंसिडर करते हैं। ओके, ये एक एक्सपेंडिचर नहीं है, बेसिकली सेविंग है। आप अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज अ सेविंग, नॉट एक्सपेंडिचर। तो हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीटली। परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, न्यू हाउस, ये सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर। न्यू हाउस कौन परचेज करेगा, जो इंडिविजुअल से वो परचेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं इन दिस, एंड इस वजह से हम कह सकते हैं C1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कंपोनेंट ऑफ इनकम अप्रोच ऑफ जीडीपी एस्टिमेशन। ठीक है, इनकम अप्रोच जो है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनसेट किया जाता है, और इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इनकम अप्रोच से जीडीपी एस्टिमेट किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो पूछी जा रही हैं। ओके, तो इन जनरल एम्प्लॉयज़ को क्या क्या मिलता है, यहाँ पर 4 तरीके के इनकम आप देख रहे हो, और उसमें से एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है। यहाँ अगर हम देखें तो वेजेस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, रेंट हम कह सकते हैं लैंड को मिलता है, ये लेबर को मिलता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये कैपिटल के ऊपर खर्च होता है, और ये प्रॉफिट जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमारे मालिक है, लेट्स से एक फैक्ट्री है उसके मालिक हैं, तो उनको जाता है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके के इनकम है, एंड इनमें से इनकम अप्रोच में कौन सा इंक्लूड होता है। एक्चुअली तो इनकम अप्रोच की बात करें तो ये चारों ही इंक्लूड होते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली उस तरीके से पूछना चाहिए था, बट यहाँ पर अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो खाली वेजेस जो है वो एम्प्लॉयज़ को जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बट देन ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया कि इनकम अप्रोच के कंपोनेंट्स क्या है, तो चारों ही यहाँ पर इनकम अप्रोच में हम इंक्लूड करते हैं, राइट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ओनली वेज, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, जीडीपी तो हम जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हमें मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बारे में नहीं पता। तो इन जनरल जब कोई भी प्रोडक्शन होता है तो चार जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा, लैंड, लेबर, और हमारा जो कैपिटल है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो इन पर जो भी खर्च होता है, पैसे जा रहे हैं, और प्रोडक्ट जो बनकर निकलता है उसमें जितना भी खर्च हुआ, लेट्स से 100 रुपीज़ में आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक बिस्किट पैकेट जो है वो बनाया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 रुपये का बिस्किट पैकेट है, तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, 100 रुपये होंगे। क्या आप मार्केट में 100 रुपये में ही बेचोगे इसे, नहीं ना, उसमें आप थोड़े जो कॉस्ट है वो ऐड करोगे। और इन जनरल जैसे ही आप ये बना रहे हो, आपको थोड़ा सा जो लैंड है उसके लिए टैक्स देना पड़ रहा होगा, आप जहाँ पर आप जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं उस पे टैक्स देना पड़ रहा होगा, आप कैपिटल अगर किसी से ले रहे हैं तो उस पे भी टैक्स देना पड़ रहा होगा, राइट। तो ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं इन प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है, इसे हम प्रोडक्शन टैक्सेस कहते हैं। और शायद जो फैक्टर कॉस्ट ये 100 रुपये है आपके लगे हैं, इनमें से लेट्स से गवर्नमेंट ने आपको थोड़ी हेल्प की होगी, जैसे कई सारी स्कीम्स है, PLI हो गया, ये हो गया, तो गवर्नमेंट ने हेल्प की होगी, इन सभी को हम सब्सिडीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्शन आप क्या करोगे, आप जब मार्केट में लेकर जाओगे उसे, तो प्रोडक्शन जो टैक्स आपने दिया है वो आपने फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया, आप इस पर एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो, तो क्या आप इतने दानियों की टैक्स छोड़ दोगे, नहीं, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन जो टैक्स है वो आप ऐड करोगे, प्रोडक्शन टैक्स ऐड करोगे,
ओके, लेट्स से 10 रुपीज़ टैक्स दिया आपने, तो कितने में बेचोगे? 110 मिला के बेचोगे ना 110 रुपये में, तो ये ऐड किया। बट देन ये जो सब्सिडीज़ है ये किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि फाइनल प्राइस में ऐड होंगी। तो ये सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, तो उसे हम माइनस कर देते हैं यहाँ से, राइट। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है इसको प्रोड्यूस करने का वो एक्चुअली 100 तो है, लेकिन आपने वो 100 रुपीज़ कम्प्लीटली खर्च नहीं किए, तो सब्सिडीज माइनस होते हैं। तो यहाँ ये नेट टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्सेस हम कहते हैं इनको, जब हम ऐड कर देते हैं और आप 110 रुपये में बेच रहे हो, तो ये 110 रुपये क्या है, इसे हम बेसिक प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसे हम बेसिक प्राइस कहते हैं। अब इसके आगे होता ये है कि आप जब ये मार्केट में ले जाओगे, अब इस ये तो आपने इतना इतने रुपए में चढ़ा दिया, गाड़ी में चढ़ा दिया कि हाँ अब ये मार्केट में जाएगा। अभी मार्केट में जाने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट लगेंगे यहाँ पर। और जब जो पर्सन है, लेट्स से मैं जाके ख़रीद रहा हूँ वो बिस्किट पैकेट, तो वहाँ पर मैं लेट्स से सम जीएसटी दे रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, तो आगे प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। और जब ये ऐड होता है उसके बाद जो प्राइस होता है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। फैक्टर कॉस्ट, उसमें प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं, तो बेसिक प्राइसेस। और मार्केट प्राइस तब आता है जब नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आप ऐड करते हो अलॉन्ग विद अदर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है इस जीडीपी को जो है सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पे भी क्या कितना जो है प्रोडक्शन हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब कंज्यूमर के साइड से थोड़ा सा आइडिया लग जाए उसके लिए मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है इसके बेसिस पर आप क्या कह सकते हैं, सारे जो टैक्सेस हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्टली आपके इनकम पे नहीं बट प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पे ये लग रहा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट और ये जो मार्केट प्राइस है जीडीपी के कैलकुलेशन में, इनमें क्या रिलेशन है वो पूछा गया है। ऑब्वियसली फैक्टर कॉस्ट में ये सारे टैक्सेस ऐड होकर सब्सिडीज माइनस हो जाते हैं जब, तब हमें मार्केट प्राइस मिलता है। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड हो गए, सब्सिडीज माइनस हुए, तो दिस इज द राइट आंसर। प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हुए, प्रोडक्शन सब्सिडीज माइनस हुए, प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड हुए, प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस हुए, ये नहीं सही है। दोनों ही चीज़ें ऐड होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोडक्ट सारे ऐड होंगे तब इनडायरेक्ट टैक्स हम उसे कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ये, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, और भी कम आएगा। आप ऐसा कर रहे हो, 100 रुपये में से 10 रुपये माइनस कर रहे हो इस लास्ट इक्वेशन के हिसाब से, वो तो आप नहीं करोगे। तो द करेक्ट आंसर इज ए हियर, बिकॉज मार्केट प्राइस पर अराइव करने के लिए ये करना पड़ता है। मार्केट प्राइस इज द डैश प्राइस फॉर विच अ गुड और सर्विसेज ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस। नॉर्मल प्राइस, इकोनॉमिक प्राइस, मार्जिनल प्राइस या डेफिसिट प्राइस। तो मार्केट प्राइस एक्चुअली इकोनॉमिक प्राइस है, जितना आपको जो है खर्च हुआ और साथ में आप फीजिबल तरीके से उस पर कितना प्रॉफिट चाहते हो। ओके, बी इज द राइट आंसर। एथ क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला क्या है स्टेटमेंट, जीडीपी से रिलेटेड है ये सारे स्टेटमेंट। सो जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम इफ अ कंट्री इफ अ कंट्री इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ये ऑफ अ कंट्री होना चाहिए, डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इफ द कंट्री इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ठीक है, तो जीडीपी क्या कहता है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री के टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उसके वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स की कैलकुलेट करो, गुड्स एंड सर्विसेज की, बस। बट हो ये सकता है जैसे कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, तो उनका क्या है, एक्सपोर्ट से ही उन्हें सारा का सारा जो है हम कह सकते हैं जो ट्रेड रिलेशंस है अलग अलग कंट्रीज से, उसके बेसिस पर ही उन्हें प्रॉफिट होता है। तो उससे कैलकुलेट नहीं किया जाता, यानी कि जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है उसे हम कैलकुलेट नहीं करते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करते हैं लेकिन और भी कई तरह के इनकम है। ओके, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते। कई तरह की इनकम यानी कि रेमिटेंस हो गया, जैसे कि आपका कोई बाहर जाकर रह रहा है और वो पैसे आपको भेज रहा है, कतार में कोई है आपका आपके फैमिली मेम्बर और वो आपको पैसे भेज रहे हैं, तो वो हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। तो टोटल इनकम हमें कैसे पता चलेगा? ओके, जीडीपी में खाली प्रोडक्शन का कैलकुलेट करते हैं, वो जो बाहर से इनकम आ रहा है उसे हम कैलकुलेट नहीं करते।
ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि टोटल इनकम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट। जीडीपी इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जीडीपी एक्चुअली प्रोडक्शन की बात करता है, प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, बट ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन रिच है कौन पुअर है, किसके पास गया, उससे उस वो हमें आइडिया लगेगा ही नहीं। जीडीपी देख के एक नंबर आपको पता चलेगा, हाँ इतना प्रोड्यूस हुआ है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, कितना इसका फायदा किसको गया है, वो नहीं पता चलेगा। वो तब पता चलेगा जब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया में, और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर जीडीपी जो प्रोडक्शन हुआ है उसके जो बेनिफिट्स है वो सभी तक पहुंच रहे हैं, तब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और उसमें ये चीज़ होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में बात की जाती है, तो ये गलत है। हायर जीडीपी कंपल्सरीली रिजल्ट्स इन हायर वेलफेयर, तो वो हम नहीं कह सकते। जीडीपी ज़्यादा है इसका मतलब हायर वेलफेयर है। वेलफेयर होने का मतलब क्या है? पुअर पीपल कम है या फिर पुअर पीपल है ही नहीं, ऐसा ये एक आयाम हो गया, बहुत सारे इसके पहलू हैं। तो पुअर पीपल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया की जीडीपी तो हाई है, ठीक ठाक हाई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं। तो इस वजह से हायर जीडीपी कंपल्सरीली रिजल्ट्स इन हायर वेलफेयर, ये गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पर जैसे आपको पता चले कि पहला स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा गया है, तो ये सारे एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हो अपने सही आंसर बी पर। अब ये 9th क्वेश्चन आपके सामने, अगेन जीडीपी एंड जीएनपी से रिलेटेड ये पूछा गया है। तो जीडीपी क्या है? किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेट्स से वो कोई इंडियन हो, लेट्स से इंडिया में ये प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर फॉरेनर हो, कोई भी इंडिया में अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, इंडियन की वजह से 100 रुपये जो है ये प्रोडक्शन हुआ, फॉरेनर ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया, तो ये सारा ऐड होता है इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ। अब एक और कैलकुलेशन है नेशनल इनकम का, उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? ये जो फॉरेनर का 100 रुपीज़ है वो ऐड नहीं होता है इसके कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपये कमाएगा और वो भेजेगा कहाँ? वो अपने कंट्री में भेजेगा, यूएसए से लेट से आया है वहाँ भेजेगा। बट लेट से यूएसए में कोई इंडियन है और वो क्या करेगा? वो 100 रुपये कमाएगा, तो वो 100 रुपये कहाँ भेजेगा? 90 रुपीज़ लेट से इंडिया तो भेजेगा ही अपने लोगों को, राइट? तो ये जो 90 रुपीज़ है वो जीएनपी में ऐड होता है। यहाँ पर क्या है? नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल यानी कि जो इंडियंस हैं उन्होंने जो जो प्रोडक्शन किया है, सिर्फ वो हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पर फॉरेनर जो है उसका नहीं करेंगे, और बाहर देशों में भी जो इंडियंस हैं उनके द्वारा जो हुआ है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, अच्छा ये इंडियन है या नहीं, ये डिफरेंशिएट किया जाता है। और बाहर कंट्रीज से भी जो इनकम हो रहा है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, इंडियन है या नहीं वो चीज़ जीडीपी में आपको नहीं पता चलता है, बट जीएनपी में पता चलता है। नॉट जीडीपी, जीएनपी में आपको पता चलता है ओनर्स कौन है कौन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। जैसे आपको पता चला पहला गलत है, आई थिंक यू कैन अराइव एट द करेक्ट आंसर विच इज बी। ठीक है, इफ एन ओन इंडियन ओन्स अ बिजनेस फर्म इन यूएसए एंड अर्न्स फ्रॉम इट, दिस वुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी बट नॉट जीडीपी। इंडियन यूएस में है और वो जो पैसे कमा रहा है वो जीएनपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है, नॉट इन जीडीपी। जीएनपी इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, कितना जीएनपी में हम ये देख रहे हैं कि बाहर कंट्रीज में जो इंडियंस हैं उनके जो घर जो वो पैसे भेजते हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो कितने पैसे वापस आ रहे हैं इंडिया में? लेट्स से एक साल 100 रुपये आए, नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को बाहर कंट्रीज में जॉब मिल रहा है, यानी कि इंडियन पीपल के ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को हम एसेस कर सकते हैं जीएनपी से, राइट? सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर। अब 10th क्वेश्चन आपके सामने, द ऑर्डर टू मर्ज सीएसओ एंड एनएसएसओ इनटू एनएसओ। ठीक है, तो सीएसओ जो है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया इनटू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब किया गया था? बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक्चुअली ये 2019 में किया गया था, 23 मई, राइट? 11th क्वेश्चन आपके सामने, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ हाउस होल्ड्स इज डिवाइडेड इनटू।
ठीक है। हाउस होल्ड्स जो पर्सनल कंजम्पशन करते हैं ये एक्चुअली जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है। हमने देखा था ना पहला कंपोनेंट जो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू वो था कंजम्पशन। तो इस कंजम्पशन में और क्या क्या आता है वो पूछा जा रहा है। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो इस कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि लेट्स से फूड है, ज़्यादा समय के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर है तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सभी आप खरीद रहे हो ना, तो आपके एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है। सर्विसेज भी आप खरीद रहे हो तो आपके एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। 12th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। रेवेन्यू तो हो रहा है, वो किस तरीके का पूछा गया है, नॉन टैक्स टाइप। तो टैक्स रेवेन्यूज क्या क्या होते हैं, टैक्स किस किस तरह का होता है। इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब टैक्सेस हैं। ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और भी तरह के रेवेन्यू जो हमारा रिसीट है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो क्या है नॉन टैक्स, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया गया एक्सटर्नल ग्रांट्स। जी हाँ, एक्सटर्नल ग्रांट्स क्या है, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को पैसे दिए कि चलो आप ये रखो और कोविड से जो है लड़ने के लिए आपको हेल्प होगा, और आपको ये रिटर्न नहीं करना होगा, ये एक लोन नहीं है, आप ये बस यूज़ करो, तो दैट इज़ ग्रांट। जैसे एक्सटर्नल ग्रांट्स रेवेन्यू रिसीट में आते हैं क्योंकि टेम्परेरी है, कभी किसी ने दिया नहीं दिया। और कस्टम्स, कस्टम्स आर एक्चुअली टैक्सेस, नॉट नॉन टैक्स रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसीट्स, लेट्स से इंडिया ने किसी को लोन दिया और उसमें जो है हर महीने या फिर पीरियोडिकली क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है उसके सामने, तो वो जो इंटरेस्ट मनी है वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट में नॉन टैक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 1 and 3। कस्टम्स एक्चुअली टैक्स कंपोनेंट है, तो वो आपको देखना होगा, ध्यान में रखना होगा। सी इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन आपके सामने, इन इंडिया रेल बजट विच वाज अर्लियर प्रेजेंटेड बाय यूनियन रेलवेज मिनिस्टर, उसे मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट में। ठीक है। तो ये जो मर्ज किया गया है कौन से साल में किया गया था, ये अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की बात है नहीं यहाँ पे। 2017 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। पहले रेलवे बजट अलग से आता था, रेल बजट अलग से आता था कि के रेलवे से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको और अच्छी तरीके से संभाला जा सके, बट देन अभी चीज़ें संभल रही हैं रेलवे में, तो इन्हें मर्ज कर दिया गया। तो बी इज द राइट आंसर हियर। 14th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट क्रेडिट ऑफ आरबीआई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पैसे अलग अलग फॉर्म्स में रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। और आरबीआई जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए, क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट का मतलब लोन होता है, वो किस किस फॉर्म में दे सकता है या फिर किस किस फॉर्म में आरबीआई के पास अवेलेबल है, ये पूछा गया है। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे आरबीआई के पास हैं, कौन कौन से फॉर्म में, वो पूछा जा रहा है। या फिर आरबीआई जो है किस किस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को वो ये पैसे दे सकता है। तो होल्डिंग ऑफ ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे तो वो एक ट्रेजरी बिल जारी करेगा कि आपको इतने समय बाद इतने पैसे वापस मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ सर्टेन इंटरेस्ट। ठीक है। तो वो ट्रेजरी बिल है, एक तरीके का बॉन्ड है। तो यस, ये आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी सिमिलर थिंग है, माइट बी फॉर अ डिफरेंट पर्पस, बट ये चीज़ भी सही है। होल्डिंग ऑफ रुपी कॉइन्स, ठीक है, रुपी कॉइन्स जो हैं उन उसके फॉर्म में भी आरबीआई के पास ये पैसे होते हैं। तो ऑल द थ्री आर इंक्लूडेड इन द नेट क्रेडिट, एंड सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके। अब ये 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। द रेवेन्यू डिफिसिट लेस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड डैश। रेवेन्यू डेफिसिट में से हम ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कौन सा टाइप का डेफिसिट हमें जो है रिजल्ट में मिलेगा।
इज इट प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं 8146207241 पर और उन्हें क्लैरिफाई कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर और आप जो है अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ऑन द मेल विथ रिस्पेक्ट टू दीज सेशंस, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।